जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th और आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस से टॉप 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आपको 100% चैलेंज देते हैं कि आप लास्ट में कमेंट करके जाएंगे कि सर आज का जो वीडियो था वो सबसे बेस्ट वीडियो था। तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं और एक बार आपको हम फिर से कह देते हैं कि अगर आप इस प्रकार तैयारी करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। आपको क्या करना है, एक बार जो है ना आपको बिना रोके हुए वीडियो को देखना है लगातार, और जब दूसरा बार आप देखिएगा तो क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। इससे क्या होगा, आपका तैयारी जो है ना हाई क्वालिटी का हो जाएगा। ये मेरे तरफ से लिख के ले लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर में क्या लिखा है कि परमाणु अप्रसार संधि क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को अणु बम रखने की अनुमति देती है। क्या करती है, जो यह जो संधि है, कौन सा संधि, परमाणु अप्रसार संधि जो है क्या है, वो अणु बम, जानते हैं कि बम क्या होता है, उसे क्या करती है, अनुमति देती है रखने का। और बाकी देशों को, जैसे दूसरा जो देश हो गया, हर देश तो नहीं रख सकता है परमाणु शक्ति, और बाकी देशों को ऐसा हथियार हासिल करने से रोकती है। अगर बाकी देश अगर परमाणु शक्ति ले लेता है या परमाणु बम ले लेता है तो क्या होगा, वो दूसरे देश पे गिरा के उसका क्या कर सकता है, विनाश कर सकता है। तो इसीलिए क्या करता है, उसे रोकती है। 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाने और रखने वाले देशों को इस संधि में रखा गया, जिसमें मूल 5 देश शामिल है, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और चीन है। इस संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यह जो क्या है, एक प्रकार के परमाणु अप्रसार संधि है, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह वही देश रखेगा जो कि इसका इस्तेमाल कर सके या कुछ कर सकते हैं, और बाकी जो देश है, बाकी देश दूसरे देशों को ऐसा हथियार जो है हासिल करने से क्या करती है, रोकती है। क्यों, क्योंकि वह देश क्या कर सकता है, दूसरे देश को विनाश कर सकता है। 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाने वाले और रखने वाले को एक संधि में रखा गया, जिसमें आपके अमेरिका आते हैं, रूस आते हैं, ब्रिटेन आते हैं और फ्रांस भी आते हैं, यहाँ तक कि चीन भी आते हैं, लेकिन भारत नहीं आते हैं। और बाद में क्या किया गया, 1995 में इसे अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया था, जो कि ये अगर आप लिख देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब चलिए आपके सामने सेकेंड नंबर प्रश्न में देखते हैं, और यहाँ पर क्या कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे कह सकते हैं MVVI प्रश्न। क्या है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहा जा रहा है क्या, कि भारत की राजनीतिक में जाति की भूमिका का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताए हैं तो आप अच्छे से देखते हुए चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये कहा क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को, कि भारत में राजनीतिक जाति की भूमिका बताना है। तो आपको पता है कि भारत में क्या है, अनेक प्रकार की जाति है ना। और वही जाति, जैसे मान लीजिए यादव जो है, यादव को वोट देता है, राजपूत को वोट देता है, जो अपने जाति के प्रति होते हैं उसी को वोट दिया जाता है। तो इसी में देखिएगा उत्तर क्या लाजवाब दिया गया है, भारत की राजनीतिक में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल सही बात है, ये 100% कहा जा सकता है कि जो भारत में राजनीतिक में सबसे बड़ा जो अहम भूमिका क्या निभाती है, जाति। आज विभिन्न समाज नीति दलों में उसी को टिकट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जाति विशेष वह व्यक्ति अपने जाति के लिए लोगों के कार्य करेंगे। जैसा मान लीजिए एक हम ही हो गए, जैसे ये मान लीजिए सब हम है, ठीक है, और ये मेरा जाति कोई खड़ा हुआ है बोर्ड में, और हम इसको वोट क्यों दें जब ये कुछ काम करवे नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि ये मेरे लिए कुछ काम करेगा अच्छा खासा। लेकिन यह सिर्फ भ्रम है, और यह जो है क्या है, मेरा भ्रम है कि मेरे लिए वो काम हम करेगा। बहुत सारे उदाहरण मौजूद है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीतने के बाद नेता लोग अपना रंग रूप बदल लेते हैं, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ये बिल्कुल 100% कहा जा सकता है। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि इस प्रश्न को अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने थर्ड नंबर प्रश्न में देखते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप 3 नंबर में, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये जो आपके देख रहे 3 नंबर में, तो ये जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं पहले।
पंचायती राज सरपंच के शक्तियों की व्याख्या करें। देखिए पंचायती राज में देखते होंगे पंचायत जब होता है तो वहां पर क्या होता है, सरपंच की शक्ति के बारे में आपको बताना है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर विधायी संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। कौन होता है? विधायी संस्था का ग्राम पंचायत कौन होता है? ये होते हैं सरपंच ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बातें हैं कि सरपंच की शक्तियां, आप बताइएगा भाई कि सरपंच की शक्ति क्या हो सकता है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब थोड़ा डाउट आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि गांव स्तर में कोई विवाद होता है, जैसे मान लीजिए सरपंच का जो सबसे मुख्य बड़ा काम क्या होता है कि गांव स्तर में कोई विवाद होता है तो सरपंच स्वयं या अन्य पांचों के साथ मिलकर पहले घटना की वास्तविकता की जांच करते हैं। जैसे मान लीजिए ये गांव हो गया, ठीक है, और ये पंच है, सरपंच मान लीजिए, और यहाँ पर अन्य लोग भी है, ठीक है, यहाँ पर अन्य लोग है, यहाँ पर कोई घटना हो रहा है, ये क्या करेंगे, सरपंच जाके खुद देखेंगे क्या व्यवस्था नहीं है, या तो ये सरपंच इसे लेकर जाएंगे देखने और तब इसके बाद निर्णय सुनाएंगे, जो कि आगे आपको समझाने वाला है। देखते रहिए, मजा आएगा। ठीक है, और सुलह सुलह समझाकर प्रयास करते हैं। समझौता न होने की हालत में मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय का गठन होता है। अगर मामला बड़ा हो और उस मामले का सुझाव नहीं मिल पाएगा तो किसके यहाँ पर जाएगा? न्यायालय के पास जाएगा, जिसमें वादी और प्रतिवादी को एक पंच मनोनीत करने हेतु कहा जाता है। सरपंच स्वयं दो पंचों को मनोनीत करते हैं। सरपंच सहित पंचों पांच द्वारा गठित न्यायपीठ में कम से कम एक महिला पंच का होना जरूरी है। क्या करा है? एक महिला पंच का होना जरूरी है। ग्राम कचहरी के न्यायपीठ को 10,000 रुपए तक की राशि के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है। आपसी विवाद के छोटे छोटे मामले में भी ग्राम कचहरी के सामने रखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं तब आपको और अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया सरपंच, ठीक है, ये सरपंच है और यहाँ पर कोई प्रत्याशी है और ये दोनों के दोनों क्या है, उस दोनों में झगड़ा हुआ है, राइट। देखते होंगे गांव समाज में झगड़ा होता है और बाद में क्या होता है, विवाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, सरपंच के पास जाता है या पुलिस के पास जाता है। तो पहले के जमाना में क्या होता था, मुखिया सरपंच इन सब के पास जाके छोटा छोटा बात को समझा दिया जाता था। और कुछ ज्यादा अगर हानि हुआ है तो एक व्यक्ति को क्या कहा जाता था, 10,000 5,000 इतना का क्या कहा जाता था, क्या कहता था, राशि के मुकदमा कर दिया जाता था, उस पर देना पड़ता था। तो यही कहा जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा ना, समझ में आया है ना। चलिए ये आपको 5 नंबर का था, याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके सामने ये जो 4 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं और ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि योजना आयोग पर टिप्पणी लिखे। क्या कह रहा है कि योजना आयोग पर टिप्पणी लिखे। एक बार फिर से बता देते हैं मेरे दोस्त, जिस बच्चे को सब्जेक्टिव देखना है अच्छे तरह से देखना है और वो बच्चा चाहते हैं कि हम अच्छा खासा तैयारी अभी नहीं हुआ है तो अभी से सब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट डाल दिए हैं, वहां से आप जाके अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर उत्तर देखिए क्या कह रहा है कि योजना आयोग गैर संवैधानिक व सलाहकार संगठन है। सबसे पहले पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि योजना आयोग किस प्रकार का संगठन है, तो आप क्या बताएंगे, गैर संवैधानिक। कौन सा है, गैर संवैधानिक संगठन है। इसका प्रस्तावना 15 मार्च 1950 को किया गया था, या कह सकते हैं कि इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके पदन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष जो होते हैं, कौन पद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जिसमें 8 अध्यक्ष होते हैं। कितने अध्यक्ष होते हैं, 8 अध्यक्ष होते हैं। इसके सबसे पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू तथा अंतिम नरेंद्र मोदी और पहली महिला इंदिरा गांधी। और इस संस्था को 1 जनवरी 2014 को समाप्त कर दिया। 2014 को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। फिर से हम इस प्रश्न को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से हम समझाते हैं, तब तक आप हो सके तो लाइक कर दीजिए अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो, अगर आपको इच्छा है लाइक करने का तो कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ये जो योजना आयोग जो देख रहे हैं ना, इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। और इसकी समाप्ति कब हुई थी, तो 1 जनवरी को तो इसका स्थापना की थी। 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्या कहा था, 2014 में समाप्त कर दिया गया था। और 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया था, नीति आयोग की स्थापना किए गए थे। ठीक है, किसने किए थे, नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। ये प्रश्न याद हो गया ना, बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 5 नंबर देखिए, हम ज्यादा बताएंगे तो उससे अच्छा आपको बेटर ये होगा कि आप भी थोड़ा मोड़ा रिवाइज कीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए क्या करें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की क्या उद्देश्य थे। जैसे मान लीजिए
प्रथम पंचवर्ष योजना हुआ, दूसरी पंचवर्ष योजना हुआ, तीसरी पंचवर्ष योजना हुआ, चतुर्थ पंचवर्ष योजना होता, 11वीं पंचवर्ष योजना हुआ था। उन सब में क्या क्या उद्देश्य था और क्या क्या उद्देश्य नहीं था, और वो जब पंचवर्षीय योजना हुआ तो उसमें क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या विकास नहीं हुआ, इन सब के बारे में आपको बताना होता है। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्ष योजना में देखिए क्या लिखा है कि दूसरी पंचवर्ष योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक थी, इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। देखिए ये जो दूसरी पंचवर्ष योजना है वो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, और प्रथम जो है 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, याद कर लीजिएगा। और 11वीं जो है 2007 से लेके 2012 तक चली थी। कितने? 11वीं बहुत बार पूछा गया है, 11वीं जो है आपको 100% याद कर लेना है। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरे पंचवर्ष योजना में क्या क्या विकास हुआ। तो राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि होगी। अब सोचिए 25% एक हिस्सा है, जैसे मान लीजिए ये है और ये 50 हुआ, 50 मतलब कि 25% वृद्धि हुई। कितना बड़ा वृद्धि हुआ यह सोच सकते हैं। भारी उद्योगों का तीव्र विकास हुआ, और ये उद्योगों का जैसे हुआ कारखाना उरखाना हो गया, उन सब का क्या हुआ, तीव्र गति से विकास हुआ। रोजगार के अवसर का विकास हुआ। रोजगार जैसे अभी के जमाना में देखिएगा जो पढ़ा लिखा युवा है वो सब क्या है, बहुत रोजगार बैठे हुए, बेरोजगार बैठे हुए, तो उसको क्या हुआ, रोजगार के अवसर मिल गया। धन व आय के आसमान वितरण को दूर करना हुआ, और जो जो पैसा हो गया ये सब के बारे को क्या हुआ, आसमान वितरण को दूर किया, मतलब बहुत बड़ा आकाश पाताल का फर्क था, तो उनको क्या किया गया, दूर किया गया। जो कि हमको ये उम्मीद है कि ये प्रश्न में आपको 100% समझ में आएगा। देखिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा रिवीजन कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम जरूर अच्छा खासा होगा। ठीक है, 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सामूहिक सुरक्षा क्या है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये रियल में हुआ है। ठीक है, ये आपको रियल में कहीं ना कहीं हुआ है, इसीलिए ये बताया जा रहा है। ठीक है, और ये प्रश्न आपको समझने में और मजा आएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है उत्तर में, देखिए कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ होता है कि मिलजुल कर कार्य करना। जैसे मान लीजिए एक खेत है, इसमें अकेला अगर कोई व्यक्ति अगर पूरा खेत को करेगा तो उसे कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएगा। 3 से 4 दिन में मिनिमम करे, मैक्सिमम तो और छोड़िए, 3 से 4 दिन लग ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ होता है कि मिलजुल कर कार्य करना। तो इसमें अगर इसी खेत में 5 आदमी को मिला दिया जाए तो एक दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। अर्थात जब अनेक देश प्रेमी मिलकर किसी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध कार्रवाई करे तब विश्व में शांति व्यवस्था रह सके, उसी सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। इसका प्रयोग 1950 में कोरिया की लड़ाई में के समय हुआ था। जैसे समझाते एक प्रश्न आपको, जैसे मान लीजिए कोई देश भारत है ना, भारत है, और भारत पर दूसरा देश क्या करता है, आक्रमण कर देता है। तो वहां पर आक्रमण करने के लिए क्या है, अकेले हैं तो आक्रमण कर देगा, और पूरा देशवासी अगर भिड़ जाए, यहाँ के पूरा जो देशवासी है वो भिड़ जाए और किसी एक पर आक्रमण करे तो क्या करेगा, उस देश को हरा देगा। और ये रियल में हुआ है, कहाँ, कोरिया की लड़ाई में हुआ है। 1950 में जब कोरिया की लड़ाई हुई उस टाइम यह किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये देखिए जो मिश्रित व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 7 नंबर में, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो उत्तर में आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का गुण पाया जाता है। समाजवादी जो हो गया आपका रूस हो गया, रूस हो गया, आपको बता देते हैं चीन हो गया, ये सब समाजवादी है। और पूंजीवादी में जो आपका हो गया अमेरिका हो गया, इंग्लैंड ले सकते हैं, आपका जो हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब क्या है, ये देश सब पूंजीवादी है। और इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, ये दोनों के दोनों देश आते हैं। क्योंकि देखिएगा समाजवाद में क्या होता है, कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है। अमेरिका में भी होगा तो कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई सबसे ज्यादा अमीर होगा और कोई थोड़ा मोड़ा अमीर होगा। यह अर्थव्यवस्था बीच का रास्ता, ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह बीच का रास्ता, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसके बीच में क्या है, ये है मिश्रित। क्या है, यह है मिश्रित। ये मान लीजिए पूंजीवादी है और ये है समाजवादी, तो ये क्या हुआ, बीच का रास्ता है, जिसमें सरकार और पूंजीवाद दोनों का अधिकार होता है। इसमें सरकार का भी अधिकार होता है और पूंजीवाद का भी अधिकार होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण है भारत। भारत मात्र एक ऐसा देश है जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बाकी सारा का सारा देश क्या है, अलग अलग प्रकार में आते हैं, जैसे समाजवादी में आते हैं, बाकी पूंजीवाद में आते हैं, सब अलग अलग प्रकार है। तो ये भी प्रश्न आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 100% उम्मीद दिलाते हैं कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिए क्या करा, ये भी प्रश्न जो देखिए 5 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, 5 नंबर के लिए कि आजादी के समय
भारत के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां आई? देखिए भाई, अगर देश को आजाद करने में इतनी बड़ी समस्या आई है तो अपनी पढ़ाई के समस्या को सुलझाने के लिए तो थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आए तो आपको थोड़ा सा परेशानियों को झेलना पड़ेगा। जैसे भारत आजादी के लिए कितनी परेशानियां झेली वो आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसी प्रकार आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने चाहते हैं तो थोड़ा सा परेशानियों को झेलिए, ठीक है, और उस परेशानी को दूर कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि आजादी के समय भारत में प्रमुख चुनौतियां आई। भारत में जो है अनेक प्रकार की चुनौतियां आई। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौतियां भारत में जो थी ना, ये राष्ट्रीय एकता एक नहीं थी। जैसे ये जो देख लीजिए, ये अलग है, ये अलग है, बटा बटा हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसकी चुनौती आई तो ये सभी के सभी क्या हुए, मिल गए एक तरह से। सभी वर्गों के विकास की चुनौती आई। सभी वर्गों, जैसे हो गया कि कास्ट नहीं कहते, उसका क्या हुआ, चुनौतियों का विकास हो गया, मतलब इसका जो होने लगा उसका भी। जैसे कास्ट में नहीं अभी करते हैं कि ये इस जाति का है, उस जाति का, फला चला, तो उस पर अभी भी विवाद चलता है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, विकास का चुनौती हुआ, उसका भी चुनौती हुआ, ठीक है, सामना करना पड़ा। संवैधानिक व्यवस्था लागू करने की चुनौतियां, संविधान के बारे में आपको पता है, उसको लागू करने में बड़ा बड़ा चुनौती आई। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापित करने की चुनौतियां, ये सब चुनौतियां आई। शिक्षा और कानून व्यवस्था लागू करने की चुनौती आई। सबसे बड़ा तो शिक्षा हो गया और कानून हो गया, ये सबसे बड़ा चुनौतियां थी। विदेश नीति के निर्माण करने की चुनौती आई, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बड़ी चुनौती आई है भारत में, तब जाके भारत क्या हुआ, आजाद हुआ है, ठीक है। तो इतना सा चुनौतियां सहने के बाद हुआ है, तो ये आप याद कर सकते हैं। 5 नंबर या 2 नंबर तो रोकेगा नहीं कोई भाई, अगर आप याद करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 9 नंबर में क्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न जो देखिएगा, राजनीतिक पार्टी किसे कहते हैं तथा इसके कार्य को लिखे। राजनीतिक पार्टी किसे कहते हैं, उसके कार्य को लिखे। देखिए क्या करा है कि वह पार्टी या दल जो राजनीतिक में भाग लेती है उसे हम राजनीतिक पार्टी कहते हैं। इसके वह कार्य इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए एक इलेक्शन होता है, जैसे मुखिया वगैरह का दिखेगा तो उसमें इलेक्शन होता है। तो जो आदमी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैंडिडेट हो गया 1 2 3 4 5, आप देखिए एक सीट है, एक ही सीट है और उसमें 10 आदमी भाग लेते हैं, तो जीते कितने आदमी हैं, एक आदमी। तो वही कह रहा है राजनीतिक पार्टी किसे कहते हैं, तो राजनीतिक पार्टी उसे कहते हैं जिसमें लोग भाग लेते हैं या राजनीतिक भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टी कहते हैं। और इसका कार्य क्या हो सकता है, तो निर्वाचन में भाग लेना, शासन चलाना, और ये जीतते हैं तो सही बात है वो शासन चलाते हैं। कानून का निर्माण करना, नए नए कानून का निर्माण करना, सरकार के कार्यों पर निगरानी रखना। और वो जो जीतते हैं मुखिया या सरपंच जो भी हो, वो जीतते हैं तो क्या करते हैं, सरकार के कार्यों पर निगरानी रखते हैं। जैसे कि सड़क बनवाना, नाली बनवाना, ये सब फलना चिलना चीजों पर क्या करते हैं, वो निगरानी रखते हैं। जनता के कार्य के लिए कानून या नीति का निर्माण करना, जैसे जनता के कार्य के लिए अगर मुखिया कोई व्यक्ति जीत गया या पंचायत समिति जीत गया, वो सब जीतते हैं तो क्या करते हैं, कानून या नीति का निर्माण करते हैं जनता के लिए, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप सब लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सबके लाइक की जो संख्या रहती है ना वो बहुत ही कम रहती है। अगर समझ में आ रहा है तो, अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अलग बात है, बट समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। और आगे का अगर आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सब्जेक्टिव वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर में क्या लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग का नाम लिखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। हम जितने भी प्रश्न लाए हैं ना वो चुन चुन के लाए हैं और आप सबके लाए हैं कि बच्चे को ये सब याद हो जाए और अच्छा से भी समझ में भी आ जाए। देखिए क्या कहा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 6 अंग है। कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग है और इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और 1945 में क्या किया गया, 1945 में भारत भी उसका सदस्य हुआ। क्या हुआ, भारत भी उसका सदस्य कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में ही हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में। इसका काम विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व है। इसके 4 प्रमुख अंग, 4 नहीं सॉरी, ये 6 होगा ना, 6 इसका 6 है, ठीक है, 6 है, याद रखिएगा। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये आपके कितने हैं, 6 के 6 अंग है, याद कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके सब्जेक्टिव में। अगर 5 नंबर पूछे अगर 5 सब्जेक्टिव पूछेंगे तो इसके मतलब 6 के 6 अंगों को व्याख्या करें तो इसके बारे में बता सकते हैं थोड़ा मोड़ा, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा खासा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब 11 नंबर देखिए, कह रहा है कि नई विश्व व्यवस्था क्या होती है या किसे कहते हैं। नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसका क्या क्या विशेषता है, तो ये अगर बताते हैं, प्रश्न किसी प्रकार से पूछे, सिर्फ आपको
सेकेंड या फर्स्ट जो लेटर होता है उसे समझना पड़ता है। और इस पे हम थोड़ा सा सोचेंगे, अगर वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिला तो हम आप सबको जरूर वीडियो बना के देंगे, ठीक है। नई विश्व व्यवस्था का तात्पर्य है कि ऐसा देश जहां कानून का शासन हो, कहां पर हो, कानून का शासन हो, कोई जनता का शासन नहीं कि जनता जो चाहे वो कर सकता है, कानून का शासन हो, कानून जो चाहेगी वो कर सकता है, और कोई देश हस्तक्षेप न करे, और कोई देश भी हस्तक्षेप न करे, कोई मामले में सबको विकास का अवसर, विकास का समान अवसर मिले। और क्या हो, नई विश्व व्यवस्था का अर्थ यही है कि इसमें क्या हो, कानून शासन करे और कोई देश हस्तक्षेप न करे। जैसे हो गया मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत को हम ज्यादा एग्जांपल में लेते हैं, भारत है और ये ब्रिटेन अमेरिका ही मान लीजिए, सॉरी अमेरिका मान लीजिए, ठीक है, अमेरिका ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, भारत में कानून का अधिकार होगा और उसमें अमेरिका क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। और भारत में जितने भी लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, उसको विकास करने का अवसर मिलेगा, ठीक है, यही होता है। अब चलिए आपके सामने आगे देखते हैं, प्रश्न को थोड़ा सा आगे चलते हुए देखते हैं, थोड़ा सा रुक जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पानी पी लिए है क्योंकि बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर में क्या कर रहा है कि नाटो क्या है, नाटो से बहुत बार पूछा गया है, नाटो के बारे में आप क्या जानते हैं, नाटो की प्रमुख विशेषता के बारे में बताइए। सिर्फ नाटो पूछ लिया ना तो आप इस उत्तर को दे सकते हैं, तब आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, नाटो एक सैनिक संगठन है, सैनिक का मतलब क्या होगा, सेना जानते हैं, जैसे आर्मी वगैरह हो गया वही है, ठीक है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल को की गई थी, कब, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। सबसे पहले समझिएगा, ये जो सोवियत संघ जो देख रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा फैल रहा था और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी था, बराबर में कर सकते हैं। और सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के दोनों सभी बहुत ही शक्तिशाली थे, ठीक है। विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में था, यहाँ पर कुछ और लिखा है लेकिन यहाँ पर इसका जो मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्य के देशों की संख्या कितनी है, 30 है। इसका संगठन आज शांति का सहभागी कहा जाता है, किसका, ये जो अमेरिका इसका स्थापना किया उसका, नाटो का, ठीक है। अभी फिलहाल कितना देश है वो आप हमें कमेंट करके बता ही दीजिएगा, कमेंट करके, ठीक है। 13 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है कि 1975 के आपातकाल लागू करने के क्या कारण थे। ये देखिए 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, इसका कारण क्या हो सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए 1975 में 2-3 आदमी थे, इसमें इंदिरा गांधी थे, आपके थे जयप्रकाश नारायण थे, और भी लोग थे जो कि खासकर इसमें भाग लिए हुए थे ज्यादा खासकर, ठीक है। तो समझिए क्या क्या कह रहा है उस प्रश्न को कि 1975 में आपातकाल लागू करने का निम्नलिखित कारण था, जो कि राज्यों में छात्र आंदोलन का तेज होना, ये हो गया, नक्सली आंदोलन का चरम पर होना, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध होना। क्या बता रहा है, देखिए प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि राज्यों में जो था ना छात्र आंदोलन का तेज होना। देखिए एक पता है आपको छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1974 में। 1974 में किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नक्सली जैसे जो होता है ना कि आतंकवाद होता है, उसका चरम बिंदु पे आ जाना, एकदम माथे पर कह सकते हैं, उस प्रकार आ गया। और 1971 का जो पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो कहा जा रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे चले, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखते हुए चलेगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके उद्देश्य बताएं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या उद्देश्य है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय इंग्लैंड के शहर लंदन में है। इसका कार्य विश्व में मानव के अधिकारों की रक्षा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। अब आपको समझाते हैं क्या कहा जा रहा है प्रश्न को। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार से संबंधित है, मानव के बारे में समझते हैं ना, जैसे हम हो गए, आप हो गए, उसकी रक्षा से संबंधित है। जैसे आपको रक्षा करने के लिए कौन है, बॉर्डर पे सेना सब है, तो वही एक क्या है, इसे प्रमुख रखता है, एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन एक प्रकार के, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है इंग्लैंड के लंदन में, जानते हैं वहां पर है। इसका कार्य विश्व में मानव के अधिकार, जैसे मानव जो हो गया, जैसे मानव मान लीजिए कोई जो छोटा जाति से कोई बड़ा जाति से, उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रश्न को देखते चलेगा, कि विश्व में मानव अधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाना, जो कि बिल्कुल सही है। क्या है ये, हर एक साल मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में मानव अधिकार का उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट विश्व समक्ष लाना, इसे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपसे पूछते हैं प्रश्न, आपसे कमेंट करके बताइएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो बोलिएगा सर इसे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका
सही होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपके सामने ये 15 प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि द्विध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आप सब आगे का सेट कहेंगे मेरे दोस्त, तो हम आप सबके लिए कम से कम 5 सेट करेंगे। कितना? 5 सेट तैयार करेंगे, और उस 5 सेट में कम से कम 15 एमसीक्यू रहेगा। तो टोटल कितने एमसीक्यू हो जाएगा? 75 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप सब जरूर सजेस्ट करेंगे वीडियो के कमेंट करके, नया प्रश्न भी रहेगा और पुराना प्रश्न भी रहेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को देखिएगा कि द्विध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? दूसरा महायुद्ध जिसका समापन 1945 में हुआ था, जो कि आपको पता है कि द्विध्रुवीय जो हुआ था 1939 से लेके 1945 तक हुआ था, ये बिल्कुल सही आपको पता होगा। ठीक है, इस युद्ध के बाद विश्व में राजनीतिक दो महाशक्तियों देशों का उदय हुआ। कितने? दो महाशक्तियों, जिसका नाम जो है, एक है यूएसए और एक का नाम है यूएसएसआर, जो कि जानते भी होंगे। इन दोनों देशों के उदय के फलस्वरूप विश्व दो अलग अलग गुटों में बट गया, जिसमें अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता बना, रूस समाजवादी गुटों का हो गया। इस तरह दूसरे महायुद्ध के समाप्ति के बाद विश्व दो राजनीतिक गुटों में बंटना द्विध्रुवीय विश्व कहलाता है। जैसे हम अब आपको डिटेल के साथ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हाईलाइट पॉइंट है, उससे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, दूसरे महायुद्ध जो हुआ था वो समाप्त हुआ था 1945, याद कर सकते हैं अगर आप याद करने में समक्ष है तो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? दो महाशक्तिशाली उभर के आए। कितने? दो महाशक्तिशाली। और दोनों महाशक्तिशाली का नाम क्या था? एक का नाम था अमेरिका और दूसरा का नाम क्या था? तो रूस था। ये रूस कह सकते हैं, जो कि अमेरिका किसका था? पूंजीवाद से संबंधित रखता था। और वहीं पर बात करें, जो रूस है वो किससे संबंधित रखता था? समाजवादी से रखता था। ठीक है, इस तरह दूसरे महायुद्ध के समाप्ति के बाद विश्व के दो देशों की राजनीति में बट गया। क्या हुआ? जैसे यूएसए और यूएसएसआर, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी बोला जाता है, इसका दोनों का उदय हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 15 प्रश्न थे। अगर आप चाहते हैं कि सेट आप सबके लिए 1 से लेके 5 तक सेट आए, जिसमें आपको एक सेट में 15 प्रश्न आएंगे, तो 75 प्रश्न हो जाएंगे। तो आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे अगर चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं, सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट बना हुआ है। और प्लीज आप सब लाइक कर दीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो आगे हम और वीडियो लाएंगे। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो पे रुकावट होगा, बट थोड़ा थोड़ा आएगा। लेकिन आप शेयर करते हैं जम के, तो जरूर आगे का वीडियो होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।